जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग अग्रवाल अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज जो है हम लोग साइंस में लास्ट सेट करने वाले हैं 2023 का हमारा 7वां सेट ईपी। आप लोग कोई भी अनसॉल्व से तैयारी कर रहे हो, आप लोग सभी लोगों ने मैचिंग करा ही लिया है, चाहे एचएम हो, चाहे राजीव हो, चाहे कोई भी अनसॉल्व हो। आप लोग देख पा रहे हो कि आपका कौन सा सेट ईपी सेट, ये देख के आप लोग मैचिंग करा ले रहे हो अच्छे से, है ना। तो हम लोग जो है आज सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे जो हम लोग पीछे कर चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग डबल बार ट्रिपल बार आप लोग सॉल्व करोगे, हम यहाँ पर जो है आपको बताएंगे, लेकिन हर बार जितनी बार क्वेश्चन मिल जाए उतने बार आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर पहला, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकल दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलो ये तो क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स है। तो पहला क्वेश्चन में हमारे पास है लेंस की क्षमता यानी P बराबर -2.5 डायोप्टर है। अब इनकी फोकस दूरी और प्रकृति बताओ। फोकस दूरी तो F जो है ये हम लोग बताएंगे। तो F बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/P फार्मूला। तो F बराबर हम लोग लिखेंगे 1/2.5। ठीक, 2 हमारे पास क्या है 5। ये हमारे पास मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेंगे, 25 चौको 100। तो F बराबर हम लोग कहेंगे 40 सेंटीमीटर। किंतु F जो है हमारे पास माइनस में है, देखो माइनस में तो है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये कौन सा लेंस है हमारे पास, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है हमारे पास, अवतल लेंस। तो हम लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं कि जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास सही है। यदि दूसरा क्वेश्चन, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है, तो शक्ति को लिखेंगे हम लोग P से। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग शक्ति को लिखेंगे हम लोग P से, और प्रतिरोध को लिखेंगे हम लोग R से। तो व्यक्त करता है, वैद्युत धारा व्यक्त होती है, वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर फार्मूला हम लोग एक जानते हैं कि P बराबर VI, और यहाँ पर हम लोग जानते कि ओम के नियम से V/I बराबर R। अब समझना, यहाँ पर जो है हम लोग I ज्ञात करेंगे, इसको बटे में पहुँचा दो तो P/V। अब ऑप्शन में देखेंगे कहीं पर भी P है, हाँ P है, और P और R के पदों में है, तो हम लोग V को हटाएंगे तो V बराबर IR हो जाएगा। V बराबर क्या होगा, IR। तो लिखेंगे हम लोग P/IR। I को इसके गुणा में पहुंचा दो तो ये I² बराबर P/R। इसको हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे तो I बराबर √P/R। तो हम लोग कहेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो रहा है, P/R, तो डी। तो डी ऑप्शन जो है हम लोग कहेंगे कि इस प्रकार से हमारे पास सही हो रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेशन भी कहते हैं। ठीक, तीसरा नंबर में, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में ν1 व ν2 हो, तब माध्यम का अपवर्तनांक 1 में और 2 में सापेक्ष है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में है, समझना, क्वेश्चन नंबर तीसरे में है। कभी कभी ऐसा लगता है हम लोगों को कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं सिलेबस में, लेकिन सब पढ़ चुके हैं, बस समझने का फेर है, इसीलिए अनसॉल्व पढ़ना जरूरी होता है। हाँ, तो प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में, तो हम लोग कहेंगे कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल ν1 है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल ν2 है। तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, तो माध्यम का फार्मूला हम लोग वैसे तो जानते ही है, हम लोग जानते हैं कि माध्यम को लिखते हैं हम लोग n से,
या अपवर्तनांक को हम लोग लिखते हैं n से, n बराबर c बटे v। इसी प्रकार अगर हम लोग n1 की बात करें तो c बटे न्यू1 या v1 बात एक ही है, और n2 की बात करें तो c बटे v2, क्लियर, या न्यू2 बात एक ही है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, माध्यम एक का अपवर्तनांक यानी इसको कहेंगे n1 डिवाइडेड बाई n2, c बटे v1 और c बटे v2। अब यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं हम लोग 2n1, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष। तो यहाँ पर c बटे v1 इंटू v2 बटे c, c से c कैंसिल, तो 2n1 बराबर हम लोग कहेंगे v2 बटे v1, v2 बटे v1, तो बी पार्ट। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही है, तो बी जो ऑप्शन है ना ये हमारे पास बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में ही इनमें से कौन सा कथन असत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है, बिल्कुल सही बात है, उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, दक्षिण ध्रुव में समाप्त होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर, बिल्कुल सही बात है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर से यूं जाकर अंदर यूं जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसीलिए बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तर से निकलकर दक्षिण में समाप्त होती है, अंदर दक्षिण से उत्तर पर समाप्त होती है, ठीक है, यूं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये तो बिल्कुल महा गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं एक दूसरे काटती है, कभी नहीं काटती है। ऐसा होने पर दो दिशाएं होंगी, और दो दिशा होना चुंबकीय क्षेत्र में कभी संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, गलत है। तो हम लोग कहेंगे इनका कहना गलत है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है, चौथे का सी पार्ट। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, बिल्कुल सही बात है। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, चौथे का सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास सही है। इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब होता है बहुत दूर अगर वस्तु हो तब भी उसको कैच कर लेना, मतलब दृष्टि क्षेत्र अधिक है। अगर बहुत दूर कोई वस्तु है उसको हम लोग देखकर पहचान जाएंगे तो इसका मतलब है हमारा दृष्टि क्षेत्र बहुत बढ़िया है, बहुत अधिक है। तो ये उत्तल दर्पण में होता है, चाहे गाड़ी कितने पीछे क्यों ना हो, उत्तल दर्पण का काम है उसका प्रतिबिंब बनाना, सीधा बनाना, छोटा बनाना, तो उत्तल दर्पण है। तो पांचवें का है ए पार्ट। पांचवें का कौन सा पार्ट हमारे पास सही है, पांचवें में ए पार्ट सही है। 6 में है R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब। अच्छा ये बात है, तो देखो 6 नंबर में हमारे पास हम लोग कहेंगे कि R प्लस 2R बराबर क्या है R1, ये हमारे पास श्रेणी क्रम है R1। तो R1 बराबर हम लोग कहेंगे 3R, ठीक, जोड़ने पर। अब इनका कहना है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम का मतलब हो गया हमारे पास 1/R प्लस 1/2R बराबर 1/R2। दोनों का एलसीएम है हमारे पास 2R, 2 की कमी तो 2 × 2 प्लस 1 इक्वल्स 1/R2। इन दोनों को जोड़ लो तो 3/2R बराबर 1/R2। इसे उल्टा तो इसे उल्टा, तो हम लोग कहेंगे R2 बराबर 2/2R/3, ठीक। अब हम लोग एक काम करते हैं, इन्हें कहते हैं समीकरण 1 और इन्हें कहते हैं समीकरण 2। क्योंकि समीकरण हम लोग क्या करेंगे 1 और 2 में भाग लगा देते हैं। 1 और 2 में, समीकरण 1 में 2 से भाग लगा देते हैं। जब भाग लगा देंगे तो हम लोग कहेंगे R1/R2। R1 का मान हमारे पास क्या है 3R, तो 3R, और ये हमारे पास क्या है 2R/3। इसे पहुंचा दो एकदम ऊपर, R से R को कैंसिल करो, तो R1/R2 बराबर 9/2, अर्थात ऑप्शन बी। तो बी जो है हमारे पास सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7।
एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या n गुना, तो फेरों की संख्या जितना भी आप लोग बढ़ाओगे ना, तो उसके केंद्र पर क्यों ना हो, चुंबकीय क्षेत्र उतनी ही बढ़ती, मतलब जितना आप लोग धारा बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र में उतना ही वृद्धि करोगे आप लोग। मतलब धारा बढ़ती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा उसमें। तो अगर n गुना आप लोग फेरों की संख्या बढ़ाओगे तो फिर n गुना चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा उस पर। तो सातवें का ए पार्ट, तो सातवें का कौन सा पार्ट सही है, सातवें का ए पार्ट सही है। आठवां नंबर, CS3 CS2 OH का IUPAC निम्न। तो आठवां नंबर में है CS3 CS2 OH। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास ग्रुप है OH, जिसको हम लोग ऑल ग्रुप कहते हैं। मेथ एथ, तो ये हो गया हमारे पास एथ, और दो दूनी चार अधिक है तो एन, तो एथेन प्लस ऑल, तो हम लोग कहेंगे एथेनॉल। क्या कहेंगे हम लोग, एथेनॉल। मतलब ए पार्ट हमारे पास सही है। इसके बाद है 9 नंबर में है, कौन सी अभिक्रिया दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश निकले, किसी वस्तु को जला दो उसमें प्रकाश उत्पन्न होता ही है, उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो सी पार्ट में देखो लिखा है ऊष्मा एवं प्रकाश, तो बिल्कुल हम लोग देख के समझ जाएंगे कि 9वें का सी पार्ट सही है। क्यों, क्योंकि उसमें देखो क्या है, CH4 मेथेन गैस किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से। कोई वस्तु हो ऑक्सीजन की सहायता से ही जलाते हैं, इसलिए हम लोग सही करेंगे। और यहाँ पर बनेगा हमारे पास CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा और प्लस प्रकाश। अगर ऊष्मा प्रकाश ना हो तब भी इसको सही करते हैं। ऑक्सीजन है, कोई वस्तु हो कोई भी चीज हो ऑक्सीजन की सहायता से ही जलती है ना। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में, दो कार्बनिक यौगिक का जो क्वथनांक व गलनांक, ये क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक की तुलना में बहुत कम होता है। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में कार्बनिक यौगिक का जो क्वथनांक और गलनांक है वो कम होता है अकार्बनिक यौगिकों से। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, डी। तो 10 नंबर में हमारे पास डी सही है। तो 10 नंबर में हम लोग डी को सही करेंगे। 11 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तेरी डी पार्ट सही है आपका, सही है। SO4 इंटू हाफ H2O। 11वें का डी पार्ट, 11वें का डी पार्ट सही करना है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, कई बार पूछा जा चुका है, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। तो बी सही है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7। ठीक। एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है। एल्डिहाइड में CHO समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CHO, अर्थात हम लोग कहेंगे बी पार्ट हमारा सही है, क्योंकि हमारे पास CHO समूह को एल्डिहाइड या अल समूह कहते हैं, तो बी पार्ट सही है। 14 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। उत्पादक जो उत्पादन करे, तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक है, तो चिड़िया तो उत्पादक है नहीं, जंगली जानवर पालतू जानवर हरे पेड़ पौधे, तो 14 का डी पार्ट सही है, हरे पेड़ पौधे। 15 नंबर में मटर के लंबे पौधों कैपिटल टी और बौने पौधों स्मॉल टी के मध्य, स्मॉल टी और स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी मिलेंगे। तो आपको पता है प्रथम संतति पीढ़ी कैसे मिलेंगे, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच संकरण कराएंगे, तो ये हमारे पास संकर लंबे, इसके मध्य संकरण कराएंगे तो ये हमारे पास संकर लंबे, मतलब आधे लंबे आधे बौने, तो हम लोग कहेंगे सी पार्ट सही है हमारे पास। 15 नंबर का कौन सा सही है, सी पार्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका प्रयोग करते हम लोग प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के प्रयोग में। ठीक, तो 16 का सी पार्ट सही है, 16 का सी।
17 नंबर, सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। कई बार पढ़ा चुके हैं कि एकलिंगी पुष्प में वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है डी पार्ट। तो 17 का डी पार्ट सही है। 17 में डी पार्ट सही है, वर्तिकाग्र। 18 नंबर में है इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय में। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, डायबिटीज। तो 18 का बी पार्ट सही है। 18 नंबर में बी पार्ट सही है। 19 नंबर में जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने किया था, बट इस बार सिलेबस में नहीं है। तो 19 का ए पार्ट सही है। 19 का ए पार्ट सही है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा। हाँ, जाइलम द्वारा। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा। हाँ, जल लाने काम होता है जाइलम, और जल को पहुंचाने काम होता है फ्लोएम। तो जल ही भोजन है, इसीलिए हम लोग जाइलम सही करेंगे। ठीक है, तो 20 का ए पार्ट। 20 का ए पार्ट समझना, क्योंकि जल ही पौधों के लिए भोजन है और जल लाने का काम होता है जाइलम का, फिर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम नहीं करेंगे हम लोग, जाइलम ही करेंगे। अब आते हैं हम लोग उपखंड का में। अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए। इस दर्पण को एक उपयोग बताइए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर एक का उत्तर एक और का। अवतल दर्पण किसे कहते हैं भैया? अवतल दर्पण जो है ना, जिसको बाहर की ओर पॉलिश करते हैं ना, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अच्छा ये बात है, हाँ जी यही बात है। तो फिर ये क्या है? ये ध्रुव है, ये यामन क्या है? ये द्वारक है। अच्छा ये बात है, हाँ यही बात है। तो सुनो फिर, एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभास करेंगे, वास्तविक नहीं, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख। जबकि अवतल दर्पण के कई कंडीशन बता चुके हम। अवतल दर्पण कंडीशन क्या है समझना। अवतल दर्पण कंडीशन है कि वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे, अनंत और सी के बीच, सी पर, सी और एफ के बीच, एफ पर और एफ और पी के बीच, और बस इतना। तो हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हमारा फोकस है और यहाँ पर वक्रता केंद्र है। अब की बार जो वस्तु है ना, हम लोग वस्तु को रख रहे हैं पी और एफ के बीच, क्योंकि हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे, आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इससे दो किरणें निकलेंगी, यूं दो किरणें निकलेंगी, ये ए और ये बी। ठीक, दो किरणें निकलेंगी। अब हम लोग जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, उस किरण को फिर हम लोग फोकस से ले जाते हैं। एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है फिर वो सीधी निकल जाती है, और दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो जिंदगी में कभी मिलने वाले हैं नहीं, तो इसको पीछे की ओर खींच के ले जाते हैं, तो ये बनता है प्रतिबिंब। तो ये ए डैश और बी डैश जो है, ये बना हमारे पास प्रतिबिंब। ठीक, तो इसका एक उपयोग 3 नंबर का चित्र है। ठीक, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के कारण आरेख, और इसका एक उपयोग अगर पूछ दिया, जब हम लोग वस्तु कहाँ रख रहे हैं, वस्तु जो है, वस्तु को बिंब भी कहते हैं, वस्तु एफ तथा पी के बीच है। अब इसका उपयोग, तो उपयोग क्या है? उपयोग नंबर 1, हजामत करने में, हजामत करने में, हजम नहीं हुआ, हजामत, हजामत समझ में आया? ये सब हजामत हटाओ, ये सब। दूसरा, एक ही पूछा गया है। ठीक, डॉक्टर इसका उपयोग नाक कान के इलाज में करते हैं। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद है, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाइए। समझाते हैं तो उससे पहले आप लोग एक काम करो, इतने को शॉर्ट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा,
तो लिखोगे आप लोग उत्तर दो। उत्तर दो में क्या है? किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाइए। तो आप लोग हेडिंग क्या डालोगे कि वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। और विक्षेपण का मतलब क्या होता है? फैलना, रंगों का फैलना। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझना, जैसे मान लो कि ये कोई एक प्रिज्म है, ये कोई एक प्रिज्म है और ये कोई श्वेत प्रकाश है। ये क्या है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म से गुजरता है तो अपने विभिन्न अवयवी रंगों में 1 2 3 4 5 6 7 अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग विबग्योर। क्या कहते हैं हम लोग? विबग्योर। इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग विबग्योर। मतलब ये हमारे पास क्या है? रेड। ठीक, ये हमारे पास है रेड, ये हमारे पास है ऑरेंज, ये हमारे पास है येलो, ये ग्रीन। ठीक, ये हमारे पास है ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है। तो जब प्रकाश किरण किसी श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन चित्र कुछ समझो। अब चित्र में आपको दोबारा और समझाते हैं कि उसमें घटना क्या क्या हुई है। ये कोई एक प्रिज्म है। जब किरण इस प्रकार से आती है तो ये वायु माध्यम है और ये है सघन माध्यम। वायु माध्यम को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम, क्योंकि कांच माध्यम है, ठंडा माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें ऐसे आती है तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है और जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, न्यूटन के नियम के मुताबिक। तो यहाँ पर इनको मुड़ने के लिए, प्रकाश किरण को मोड़ने के लिए हमें चाहिए अभिलंब। तो इस पर डालते हैं हम लोग एक अभिलंब, यूं डाल देते हैं अभिलंब। अब प्रकाश की किरण जो है ये विरल माध्यम सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, यूं झुक जाती है। ठीक, यूं झुक जाती है। अब जो है जब प्रकाश की किरण यूं झुकती है, ठीक, अभिलंब की ओर, तो हम लोग क्या करते हैं कि आप आने वाले कोण और अभिलंब इनके बीच आपतन कोण लिखते हैं हम लोग आई से, और इन दोनों के बीच जो कोण बना हमारे पास कोण बना आर। अब एक चीज समझना, अब ये है हमारे पास सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो फिर अभिलंब से दूर हटती है। तो इसके लिए फिर से इसको चाहिए एक अभिलंब, तो फिर से डाल देते हैं एक अभिलंब। ठीक है, ये क्या है? अभिलंब। अब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाएंगी तो यूं दूर जाती है प्रकाश किरण, तो ये अभिलंब से दूर जा रही है और ये अभिलंब की ओर झुक रही है। तो आने वाली किरण को आपतन कोण, यानी ये हमारे पास कोण आई और ये हमारे पास कोण आर। ठीक, और इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, बस ये हो गया। अगर ये किरणें को यहाँ से, अगर ये किरणें पर अभिलंब ना डालो तो ये किरणें सीधी निकल जाएगी ऐसे। यहाँ पर अभिलंब ना डालो तो ये किरणें सीधी निकल जाएगी ऐसे। ठीक, तो यहाँ का नाम दे दे रहे हम लोग एफ, यहाँ का नाम दे दे रहे हम लोग जी। ये फाइनल चित्र हमारे पास चित्र की घटना है, ये ऐसे घटना है इसके। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? तो हेडिंग क्या डालोगे आप लोग? उत्तर 3 में आप लोग लिखोगे उत्तर 3 और उत्तर 3 में हेडिंग डालोगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम वैसे तो सिंपल है। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम सिंपल है। ठीक है, हाँ, तो लिख देते हैं ओम का नियम को। यदि किसी चालक
की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो V तथा I एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती होते हैं। अलग अलग परिभाषा देखो, कभी परिभाषा एक थोड़ी थी साइंस में, या V तथा I का अनुपात एक नियतांक होता है, वो बात एक ही है। तो हम लोग कहेंगे V अनुक्रमानुपाती I, और V और ये RI, इसको बटे में पहुंचा तो V बटे I बराबर R। तो ये ओम का नियम हो गया। तो ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि अपरिवर्तित रहे, तो V और I का अनुपात एक नियतांक होता है। ऐसे भी कह सकते हो, अनुक्रमानुपाती ना कहकर। इसके बाद इसमें है वैद्युत परिपथ की सहायता से। वैद्युत परिपथ की सहायता से नियम के सत्यापन को आप लोग समझाइए। वैद्युत परिपथ, तो देखो जैसे मान लो कि वैद्युत परिपथ, तो आप लोग बनाओगे वैद्युत परिपथ। एक वैद्युत परिपथ में क्या क्या होनी चाहिए? देखो जैसे मान लो आपको बता दें कि आपके पास, इसको हम लोग एक बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी में कुंजी लगा देंगे, फिर इसमें प्रतिरोधक लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम लोग प्रतिरोध लगा देंगे। ये प्रतिरोधक है, हाँ, ये बैटरी है, ये कुंजी है। यहाँ पर इसमें हम लोग वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक। अगर अमीटर भी लगाना चाहो तो अमीटर भी लगा सकते हो आप लोग, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, यूं जोड़ देंगे, ठीक। अमीटर भी लगाना चाहो तो अमीटर भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये तो हमारे पास परिपथ हो गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, V जब ये प्लस और ये माइनस है, इसमें क्या है? धारा प्रवाहित हो रही है। जब कुंजी को बंद करेंगे तो धारा प्रवाहित हो रही है, यूं, ठीक। अब यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास I के लिए है, ये V के लिए है। जब धारा के मान में वृद्धि करते हैं तो V के मान में वृद्धि होता है, V के मान में वृद्धि करते धारा के मान में वृद्धि होती है। तो हम लोग यूं इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गया हमारे लिए ओम के नियम के लिए जो है ग्राफ, ठीक। V और I के बीच ग्राफ। धारा के मान में वृद्धि है, ये वृद्धि के लिए एरो है, और ये वृद्धि के लिए एरो है, ठीक। दोनों के मान में वृद्धि के लिए एरो है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए? आवश्यक आरेख खींचिए। चौथा नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर चौथा तो लिखोगे आप लोग उत्तर 4 पर विचार। उत्तर 4 पर विचार करते हैं, ठीक है। तो उत्तर 4 में इनका कहना है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? दो, स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु, आपको बता दें निकट बिंदु स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होनी चाहिए? निकट बिंदु होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु क्या होनी चाहिए? दूर बिंदु होनी चाहिए अनंत, ठीक। क्या होनी चाहिए? अनंत। तो क्वेश्चन के अनुसार तो आंसर हमारे पास अनंत है। क्वेश्चन के मुताबिक आंसर क्या है? अनंत, ठीक। अब इनका कहना यह है कि निकट दृष्टि दोष के
कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी देख सकता है, यानी वस्तु की जो दूरी है वो 2 मीटर है। 2 मीटर तो है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस का प्रयोग करना चाहिए? किस क्षमता? क्षमता का मतलब पी बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे। अच्छा, तो उसकी फोकस दूरी है, तो फार्मूला लगा देंगे हम लोग P बराबर 1/F जो कि है मीटर में। व्यक्ति की जो फोकस दूरी है ना, ये फोकस दूरी से ले रहे इसको, तो P बराबर 1/2। P बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं व्यक्ति को कौन सा है, अच्छा दूर बिंदु है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग ये मीटर में है, इसको भाग लगा दो, तो P बराबर 0.5 डायोप्टर क्षमता। तो ये तो क्षमता है। अब इनका कहना है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितनी होनी चाहिए? निकट दृष्टि दोष के, तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास ये होना चाहिए माइनस में। ये किस में होना चाहिए? माइनस में। फोकस दूरी क्या होना चाहिए? माइनस में, क्योंकि ये क्या है? अवतल लेंस। क्या है हमारे पास? अवतल लेंस। ठीक है, तो हम लोग कौन सा क्षमता का लेंस लगाएंगे? तो हम लोग कहेंगे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इनका कहना है कि आवश्यक किरण आरेख खींचिए। आवश्यक किरण आरेख खींचिए। दो किरण आरेख खींच के आपको समझाते हैं। किरण आरेख बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किरण आरेख आप लोग इंटर में आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है ये। जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जिनकी ये आंखें है, ठीक, ये उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर ये तो मान लो ये उभरा हुआ भाग है। मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ठीक, मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ठीक है, मनुष्य के नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अब समझना कि दूर बिंदु यानी निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु देख सकते हैं किंतु दूर की वस्तु नहीं देख सकते हैं। अब वस्तु मान लो कि बहुत दूर है, यहाँ पर वस्तु दूर है, ठीक है। अब इसको देखने के लिए वस्तु यहाँ पर है, वस्तु जो है यहाँ पर है, इसे देखने के लिए वस्तु से कितनी किरणें निकल रही है? 2 किरणें निकल रही है। एक किरण ये जा रही है और एक किरण ये जा रही है। ठीक है, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे निकट की वस्तु तो दिखाई दे रही है किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। इसका रीजन क्या है कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब जो है रेटिना यहाँ पर है और प्रतिबिंब बन रहा है। ये वस्तु हमारे पास O है और ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है I, मतलब रेटिना से पहले बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है। जबकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अब इसको ही दूर करने के लिए हम लोग इसे दूर करने के लिए क्या करते जानते हो? चश्मों में हम लोग अब उचित फोकस दूरी का ये हमारे पास उत्तल लेंस ही है मानव नेत्र में। यहाँ पर वस्तु है, वस्तु से 2 किरणें जा रही है। अब हम लोग उचित फोकस दूरी का हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पर अवतल लेंस लगा देंगे। उचित फोकस दूरी का हम लोग अवतल लेंस लगा देंगे। अवतल लेंस किसे कहते हैं? जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो। जैसे लगा देंगे तो इससे लगाने पर, हाँ, अब किरणें जो है आपतित होकर कहाँ पर बनेंगी? प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। जैसे ही अवतल लेंस लगा देंगे, अवतल लेंस का काम क्या है? अब प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना और सही से हम लोग देख पाते हैं। ये हमारे पास वस्तु है, ये हमारे पास प्रतिबिंब है, ठीक। ये हो गया आवश्यक किरण आरेख। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का अथवा करेंगे, अगर 4 को नहीं करना चाहते तो। 4 का अथवा तो लिखेंगे हम लोग बोर्ड एग्जाम में, उत्तर 4 और अथवा। वाह वाह। 4 के अथवा में है किसी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण
चुंबकीय क्षेत्र के चित्र द्वारा समझाइए। तो किसी प्रणालिका के, तो चित्र देखो, आपको बता दें कोई भी किसी परिणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा समझाइए। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा समझाइए। तो समझना, जब हम लोग क्या करते हैं कि फैराडे का नियम है, ये फैराडे का ही नियम है। जैसे मान लो कि ये कोई एक कुंडली है, ठीक, ये कोई एक कुंडली है, कुंडली में है गैल्वेनोमीटर। अब जैसे ही चुंबक को ये चुंबक का यन है, ये चुंबक का यश है, चुंबक को कुंडली के पास हम लोग स्थिर रखते हैं। क्या रखते हैं? स्थिर। तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है, अर्थात हम लोग कहेंगे इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे ही हम लोग, ये कंडीशन फर्स्ट है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये कुंडली है और ये गैल्वेनोमीटर है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि अब चुंबक को जो है इसके समीप लाते हैं, तो गतिमान कराते हैं। जैसे गतिमान कराते हैं तो इसमें फ्लक्स रेखाओं में क्या होता है? परिवर्तन। फ्लक्स रेखाओं के परिवर्तन के कारण, इस प्रकार से फ्लक्स रेखाओं में क्या हो रही है? परिवर्तन। जब तक फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होंगी तब तक धारा उत्पन्न नहीं होती है। तो हम लोग देख पा रहे हैं अब इसमें से क्या है कि धारा प्रवाहित तो हो रही है, यानी गैल्वेनोमीटर में हम लोग देखते हैं विक्षेप। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। ये अब क्या करते हैं कि इस चुंबक को फिर कंडीशन थर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि इस चुंबक को जो है हम लोग पीछे की ओर गतिमान कराते हैं, पीछे की ओर गतिमान कराते हैं। अगर चुंबक गतिमान है तो फ्लक्स रेखाओं में क्या होती है? मतलब फ्लक्स रेखाओं में संख्या में क्या होती है? परिवर्तन, जिस कारण से चुंबक की सुई में अब इधर की ओर विक्षेप होती है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अगर फिर से चुंबक को हम लोग स्थिर कर देंगे, चुंबक को स्थिर कर देंगे तो फिर से धारा प्रवाहित नहीं होंगी। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब की बार जो है क्या करते हैं कि चुंबक को कर देते हैं स्थिर। चुंबक को हम लोग कर देते हैं स्थिर। चुंबक का ये यन है और ये यश है। चुंबक स्थिर है किंतु अब की बार परिपथ को कर देते हैं गतिमान, तब भी इसमें धारा प्रवाहित होती है, तब भी फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो चाहे चुंबक गतिमान हो और चाहे कुंडली गतिमान हो, दोनों में से कोई एक गतिमान होना ही चाहिए, तो धारा प्रवाहित होंगी, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 तो लिखो, उत्तर नंबर आप लोग लिखोगे 5। उत्तर 5 में है, 5 में काखा है, तो का नंबर में है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो आप लोग हेडिंग डालोगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? देखो, दैनिक जीवन में पीएच का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए अलग से हमने वीडियो बना दिया है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में मांग आए थे, बहुत से बच्चे मांग कर रहे थे कि सर दैनिक जीवन में पीएच से संबंधित एक वीडियो बना दीजिए। तो दैनिक जीवन एंड पीएच संबंधित एक वीडियो बना चुके हैं हम, जिसमें से आप उस वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, उसको वहाँ से ओपन करके इसको विजिट कर लीजिए और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसके बाद है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आप लोग खा नंबर में हेडिंग डालोगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को ग्रहण की जाती है उसे ऊष्मा क्षेपी कहते, नहीं सॉरी, जिसमें ऊष्मा को ग्रहण की जाती है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं, और जिसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी वह अभिक्रिया
वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन हो उस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, जैसे CaOH का वोल्टेज बुझा नहीं, केवल शुष्क चौड़ा ले लो, CaO प्लस इसमें डाल दो पानी। जैसे पानी डालोगे तो इसमें से आप लोग देख पाओगे ऊष्मा निकलेंगे इससे। तुम लोग कहेंगे ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाँ यही बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ऊष्मा, प्लस क्या निकलेंगी इससे, ऊष्मा। तो ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। चलो एक काम करो, अब लोग जो है पहले इसको शॉर्ट कर लो। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण। तो देखो, हम लोग हेड डालेंगे उत्तर 6 का। तो उत्तर 6 और का, तो हम लोग कहेंगे एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण। किसके रासायनिक गुण, एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण। देखो, गुण नंबर 1 कि इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे C2H5। एक काम करते हैं, NaOH से क्रिया करते हैं हम लोग। ठीक, NaOH। तो एथेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, एथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। CH3 एथेनोइक अम्ल तो है, एथेनोइक अम्ल, हाँ एथेनोइक अम्ल। तो CH3COOH ये हो गया एथेनोइक अम्ल, और क्रिया कराएंगे हम लोग NaOH के साथ। रिएक्शन के दौरान हम लोग देख पा रहे हैं कि Na को इसको और H को अदला बदली कर दो, द्विविस्थापन कर दो। तो Na को ले जाओ यहाँ पर और इसको ले जाओ यहाँ पर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है, समझना आप लोग, CH3COO इसे कहते हैं एथेनोइक अम्ल। और ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम एसीटेट, ये हमारे पास क्या बना, ये बना सोडियम एसीटेट प्लस H और OH मिलकर बनेगा हमारे पास H2O जो कि है जल। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और ये क्या है हमारे पास, एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। अब इसकी क्रिया हम लोग और किसके साथ कर सकते हैं, एथेनोइक अम्ल। मान लो कि हम लोगों ने एक, तो हम लोगों ने NaOH के साथ करा दिया हम लोगों ने। ठीक, और दूसरा किसके साथ करा सकते हैं, तो NaCl से करा देते हैं हम लोग। किससे करा देते हैं, NaCl से। तो समझना, इसकी अभिक्रिया NaCl से करा देंगे। KCl से भी करा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग करेंगे CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन जब करेंगे तो Na को मिलाओ, H को हटाओ और Na को हटाओ, तो H और Cl, HCl, और ये बनेगा हमारे पास CH3COONA सोडियम एसिटेट,
और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बस दो ही रासायनिक गुण के बारे में कही गई थी, दो रासायनिक गुण हम लोगों ने लिख दिए हम लोगों ने। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का खा, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखिए। बेकिंग सोडा से धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा। तो नंबर हम लोग कहेंगे 6 का खा, तो 6 के खा में तो उत्तर 6 का खा। तो नंबर एक में क्या है, बेकिंग सोडा से धोने का सोडा। सबसे पहली बात तो हम लोग बेकिंग सोडा का हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है हमारे पास। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, और इससे हम लोग इधर बनाएंगे क्या, खाने का सोडा, जो कि हमारे पास Na2CO3 10 आगे छोड़ दो। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि Na और 2CO3 मिला सकते हैं, यानी H हमारे पास क्या है यहाँ पर, H और O वगैरह है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इसको गर्म कर देते हैं, इसको गर्म कर देते हैं तो Na2CO3 बनेगा और यहाँ पर H निकलेगा तो हमारे पास, तो H को हम लोग निकाल देंगे तो प्लस हमारे पास हो जाएगा H2O, और पक्का यहाँ पर CO2 जो है क्या बनता है, CO3 क्या बनता है, गर्म करने पर CO2 बनता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बैलेंस करो, यानी 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी बैलेंस कंप्लीट। अब सेकेंड टाइम में इनका कहना है, यही है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, खाने का सोडा, और ये है हमारे पास धोने का सोडा। तो धोने का सोडा, खाने का सोडा, धोने का सोडा। सेकेंड टर्म में है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, जो कि फार्मूला है जिप्सम। ठीक, जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म कर देते हैं, जिप्सम को भी हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो हमारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, और 1.5 गुना जल जो है इससे निकलेगा। बस यही तो है, यही है हमारा, बस यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, दूसरा तो कर चुके 6 का, अब करेंगे हम लोग 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 7 में हेडिंग डाल लेंगे साबुन की निर्मलन क्रिया। तो हेडिंग डालेंगे का नंबर में, साबुन की निर्मलन क्रिया। निर्मलन का मतलब क्या होता है, साबुन की सफाई, और साबुन की सफाई तो हम कई बार बता चुके हैं, इसके प्रीवियस के सेट में भी बता चुके हैं, एक बार हम चेक करते हैं, प्रीवियस के सेट में भी हम बता चुके हैं, हमें लग रहा है, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 में बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर यानी सेट हम 6 में क्वेश्चन नंबर 6 को बता चुके हैं। और इसके बाद हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साबुन की निर्मलन है, तो क्वेश्चन आपको सेट 4 में 7वें का खा, तो 7वें खा में हम बता चुके हैं साबुन की निर्मलन अभिक्रिया, साबुन की स्वच्छीकरण। तो सेट है आप लोग 4 में क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग जरूर इसको विजिट कर लीजिए, ठीक है। तो साबुन की निर्मलन अभिक्रिया आप लोग समझ जाओगे वहां पर। तो साबुन की सफाई की प्रक्रिया तो थोड़ा सा बता देते हैं। साबुन को जल में घोलते हैं, साबुन के 2 अणु बनते हैं, एक जल विरागी एक जल रागी। जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो जल विरागी है, और जो जल में विलय है वो जो आयनिक सिरा है वो जल रागी है। और इस प्रकार से झाग उत्पन्न होते हैं, और जब कपड़ों को घोलते हैं तो आयनिक सिरा जो है उसके जाकर जुड़ने के बाद उसको इसके बंद बन जाते हैं, टूटने कम होता है, और सफाई प्रक्रिया होती है। आप लोग इसको अच्छे से, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग वीडियो है, इसको अच्छे से हमने जो सेट 4 में एक्सप्लेन किया है, आप लोग वहाँ पर जाकर जरूर इसको विजिट कर लिए, ठीक है, क्योंकि जिससे कि ये वीडियो लॉन्ग ना हो, ठीक, ये वीडियो लॉन्ग ना हो। क्वेश्चन नंबर इसी में निस्तापन और भर्जन, इसको भी हम बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर खा में, ठीक है। तो इसका खा नंबर में है निस्तापन
और भर्जन। ठीक, निस्तापन और भर्जन किसे कहते हैं ये भी बता चुके हैं। इसको भी आप लोग पीछे के सेट में विजिट कर लीजिए अच्छे से कि निस्तापन किसे कहते हैं। चलो बता देते हैं साबुन के निर्मलन में। जब साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन की दो अणु बनते हैं, एक जल विरागी और एक जल रागी। जो जल रागी होते हैं उन्हें जल से स्नेह प्रेम होता है और जल विरागी जो है जल से स्नेह प्रेम नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन पूंछ जो होते हैं ये जल विरागी होते हैं और जो आयनिक सिरा होते हैं ये जल रागी होते हैं। क्या होता है कि जब साबुन को घोलते हैं तो जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो झाग जो है ऊपर की ओर बनने लगते हैं और जो आयनिक सिरा है वो जल के अंदर विलय हो जाते हैं। जब कपड़ों को घोलते हैं तो कपड़ों में है ऋण आयन और यहाँ पर जो आयनिक सिरा है इनका आयनिक सिरा ये होता है धन आयन। तो धन आयन और ऋण आयन में होता है वांडरवाल्स बल, बहुत आकर्षण बल। आकर्षण बल के कारण ये दोनों चिपक जाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का कहना है कि भाई तू मेरा दोस्त है, किससे? आयनिक सिरा से। मतलब समझना साबुन का सूत्र क्या है। साबुन का सूत्र है C17H35COONA। अब ये हाइड्रोकार्बन पूछे, ये कहता है कि इतना, ये कहता है कि भाई, इसे कहता है कि भाई तू मेरा दोस्त है, तू मेरे साथ आ जा। तो जब ये इसको खींचने लगता है ना तो ये इस खींच चला आता है और इस प्रकार से जो है कपड़े साफ हो जाते हैं, क्योंकि मैल भी उसके साथ खींचे चले आते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग साबुन की सफाई यानी निर्मलीकरण कर अभिक्रिया हम लोग निर्मलन देख सकते हैं। ठीक है, साबुन में दो प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन एक मृदु साबुन। ठीक है, एक नहाने का एक कपड़े धोने का। निस्तापन भर्जन किसे कहते हैं? अगर अयस्क को वायु की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग भर्जन। अगर सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में या अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को अगर अयस्क की अनुपस्थिति में, सॉरी फिर से एक बार समझ लो, गर्म करेंगे अयस्क को, अगर अयस्क को गर्म करते हैं, अगर वायु लेकर गर्म करते हैं तो उसे वर्जन कहेंगे। वायु के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे निस्तापन कहेंगे। ठीक, अब देखो धातुओं की सक्रियता का नंबर में हेडिंग डालोगे, धातुओं की सक्रियता। धातुओं की सक्रियता। धातुओं की सक्रियता किसे कहते हैं? धातुओं को उनके बढ़ते हुए क्रम में, धातुओं को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं और उन्हें धातुओं की सक्रियता कहते हैं। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखना उसे धातुओं की सक्रियता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 7 का अथवा। उत्तर 7 और उसका अथवा। 7 के अथवा में नंबर का हेडिंग डालोगे का नंबर में कि संकलन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। संकलन अभिक्रिया, तो संकलन अभिक्रिया हेडिंग डालोगे। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संकलन अभिक्रिया का मतलब इसका दूसरा नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक आयन जुड़कर एक आयन का निर्माण करे उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कि C+O2 रिएक्शन CO2, H2+O2 रिएक्शन H2O। ठीक, तो इसे कहते हैं संकलन या योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक आयन जुड़कर एक आयन का निर्माण करे, उसे एक यौगिक का निर्माण करे, उसे कहते हैं हम लोग संकलन यौगिक अभिक्रिया। हाँ, इसके बाद है खा नंबर में है एथेनल ब्यूट 2 इन यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए। तो देखो सातवें का हम लोग करेंगे खा अथवा का खा। ठीक, तो हम लोग कहेंगे खा में पहला नंबर क्या है? एथेनल। एथेनल, तो एथ के लिए 2 कार्बन होना चाहिए और नल के लिए CHO होना चाहिए। तो एक कार्बन हमारे पास ये हो गए और एक कार्बन ये। इसका मतलब है H जो है हमारे पास, H की संख्या एथ है तो 2 दूनी 4, मतलब हमारे पास 5 होनी चाहिए H। अब इसकी संरचना सूत्र जब बनाएंगे हम लोग तो समझना, 1 कार्बन 2 कार्बन, मेथ एथ। ठीक,
इसको डबल बॉन्ड दे दो तो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, तो ये हो गया हमारे पास अल समूह तो एथेनल। 1 2 3 4 बंद इसके कंप्लीट है, इसके 4 बंद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 4 बंद कंप्लीट है, तो ये हो गया संरचना सूत्र। एथेनल का क्या हो गया संरचना सूत्र। अब हमारे पास है ब्यूट 2 इन, दूसरे नंबर में है ब्यूट 2 इन। ब्यूट के लिए मेथ मेथ एथ प्रो ब्यूट, कितने कार्बन 2 कार्बन। इन के लिए क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, इन के लिए क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कहाँ पर होना चाहिए दूसरे कार्बन पर होने चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, H इसके कार्बन के 4 4 बंद बनाओ, कार्बन के 4 4 बंद बनाओ। इधर से 1 2, इधर से 1 2, एक इसको 2 कार्बन कहते हैं, हाँ इसको 1 और इसको 2 कार्बन कहते हैं। तो 1 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड करेंगे तो यहाँ पर कार्बन की गिनती सुनो, देखो 1 2 3 4, तो 1 हटाओ यहाँ से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 1 यहाँ से हटाओ, तो अब इसकी गिनती कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये H, ये H, ये H, ये H और ये H और ये H और ये H, ये इसकी संरचना सूत्र है। ठीक, ब्यूट 2 इन का। और इसके बाद है किस गा नंबर, सातवें का गा नंबर में है सिनेबार से मरकरी प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए। सातवें का गा, देखो हम लोग लिखेंगे गा नंबर में है सिनेबार से मरकरी। तो यहाँ पर सबसे पहली बार तो इनका कहना क्या है कि सिनेबार क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सिनेबार कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सिनेबार से मरकरी प्राप्त करेंगे। तो साथ में का ये तो है सिनेबार से साथ में हाँ सिनेबार से मरकरी प्राप्त करने के रासायनिक समीकरण लिखिए। समझना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मरकरी लेते हैं, इसकी क्रिया हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं, मतलब मरकरी को सबसे पहले ऑक्सीजन की सहायता से जलाएंगे। इसको जब जला देते हैं इसको, ठीक इसको जलाते हैं तो बनता क्या है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO प्लस यहाँ पर हम लोग मर्क्यूरिक सल्फाइड लेते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन की सहायता से हम गर्म करते हैं, ऑक्सीजन को O2 ले लो तो ये बनेगा HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड और प्लस SO2 बैलेंस करेंगे इसे। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 2H 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 3 दूनी 6 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसी को हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड को 2HgO है, इसी को दोबारा फिर से गर्म कर देंगे। गर्म करने पर अब ऑक्सीजन को हम लोग निकाल देंगे। जब गर्म करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा Hg प्लस O2, Hg प्लस O2। अब हम लोग इस प्रकार से O2 निकल जाने के बाद हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे, यानी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिनेबार से हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे मरकरी। तो ये हम लोगों ने मरकरी को प्राप्त कर ली। ठीक, तो ये 2 चरणों में पूर्ण होती है अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग करेंगे 8 पादप में जाइलम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। तो 8 का देखो उत्तर, अब डालोगे उत्तर 8 का खा गा घा, का खा गा घा। तो का में क्या है कि पादप में जाइलम का एक प्रमुख कार्य, जाइलम का काम क्या है भोजन का वहन करना। जाइलम का कार्य क्या है भोजन का परिवहन करना। तो हम लोग कहेंगे भोजन का परिवहन या जल का परिवहन, भोजन का यानी जल का हम लोग कहेंगे परिवहन या खनिज लवणों का परिवहन। इसके बाद शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। आपको बताया गर्भाशय, स्त्री में कॉपर टी लगाते हैं तो गर्भाशय में, कहाँ लगाते हैं गर्भाशय में। तो हम लोग कहेंगे गर्भाशय, कहाँ लगाते हैं गर्भाशय। इसके बाद है मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, ये तो बच्चा जानता है।
हर बच्चे जानते हैं। मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। मनुष्य यानी समजात अंगों का उदाहरण दीजिए। समजात अंग जो है इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। समजात अंग तो वैसे बता देगा, पक्षी के पंख था, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के बाजू, गाय के अग्रपाद वगैरह सब लोग जानते हो, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार जो है ये सिलेबस में नहीं है। मनुष्य के दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। तो हृदय के बारे में हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं आपको। उत्तर हम लोग कहेंगे 9। 9 में ही तो है। उत्तर 9 में है। तो 9 में हेडिंग क्या डालोगे? दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या होता है? ब्लड का डबल सर्कुलेशन। पहले ब्लड कहां पर पहुंचता है हमारे पास? आलिंद में, ठीक है, दाएं आलिंद में, दाएं निलय में, फिर उसको कपाट द्वारा, ठीक है, फिर कहां पहुंचता है? फुफ्फुस, फुफ्फुस से बाएं आलिंद, बाएं निलय, फिर शरीर के विभिन्न भाग, फिर शरीर के विभिन्न भागों से फिर उसका हो जाता है क्या? रिमूव, निकल जाता है शरीर से, जो मतलब अपच पदार्थ है। फिर से वो कहाँ घूम फिर के कहाँ पर आता है? घूम फिर के फिर से वही दाएं निलय, दाएं आलिंद, बाएं निलय, बाएं आलिंद, ये डबल बार चक्कर लगाना उसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण कहते हैं, जिसके बारे में हम जो है सेट 2 में और 1 में दोनों बार पूछ दिया गया था। तो इसी 2023 के सेट में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आवृत बीजियों में द्वि निषेचन 10 में 10 का तो उत्तर आप लोग डालोगे 10 और 10 का 10 का क्या है? आवृत बीजियों में द्वि निषेचन। आवृत हेडिंग डालोगे, आवृत बीजियों में द्विनिषेचन। तो आवृत बीजियों की जो द्विनिषेचन है ये क्या है? आवृत बीजियों में। इसके बाद इसका खा नंबर, ये तो का नंबर है, और खा नंबर में हेडिंग क्या डालोगे? खा नंबर डालोगे पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं? कि शरीर के भाग से उसके पुनरुद्ध भाग से, उसके केंद्रक से अगर किसी संतान का जन्म हो तो उसे हम लोग कहते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन आपको केंद्रक के बारे में याद है ना? केंद्रक का डिफाइन कैसे करते हैं, केंद्रक को अलग कैसे करते हैं? तो इसे शरीर के भाग से, शरीर के केंद्रक से, उसी केंद्रक का अलग बनाना। शरीर के किसी भी भाग से, सपोज करो शरीर को अगर किसी को काट दिया जाए, जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया की बात की थी हमने, शरीर को अगर किसी जीव के शरीर को काट दिया जाए और उसके शरीर से अगर नए जीव की उत्पत्ति हो तो उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। इसके बाद वृक्क में वृक्कणु संरचना का वर्णन कीजिए, ये कैसे कार्य करता है। ठीक, तो वृक्क में वृक्कणों की संरचना का चित्र है। तो वृक्क जो है इसको किडनी के नाम से जानते हैं हम लोग। इसका काम क्या है? मूत्र का छनन करना। जल का जो अपच जो जल है, बेकार जो जल है, वेस्ट जल है, उसको शरीर से भागों का जल का सप्लाई करना, ये वृक्क का किडनी का जो है ये काम है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी है। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसके बाद है वाष्पोत्सर्जन। तो पौधे जो है वो श्वसन क्रिया के बाद, अपना भोजन ग्रहण करने के बाद जल को वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। संकर किसे कहते हैं? संकर को अंग्रेजी में हाइब्रिड कहते हैं। जब हम लोग शुद्ध दो शुद्ध जीन के बीच कार्य के बीच संकरण कराते हैं, तो जो हमारे पास एकदम शुद्ध नहीं बन के आते हैं उसे संकर कहते हैं। ठीक, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का प्रयोग करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी हमें मिलेगा, उसे कहेंगे हम लोग संकर। तो संकर किसे कहते हैं? संकर का मतलब है ना तो शुद्ध बौना ना तो शुद्ध लंबे। ठीक, उसके बीच की कड़ी को हम लोग संकर कहते हैं। तो खत्म, हम लोगों ने खत्म कर दिया ना। तो जो भी आपका देखो सेट 7, तो सेट 7 तक जो है हम लोगों ने आज कंप्लीटली खत्म कर लिया है। ठीक है,
अब आपको बता दें कि बोर्ड एग्ज़ाम की बेटर से बेटर तैयारी करो आप लोग, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। इसके लिए आप लोगों को जो भी आपको प्रॉब्लम है ज़रूर शेयर कीजिए, ग्रुप पे शेयर कीजिए, कमेंट में शेयर कीजिए, कहीं से भी आप लोग शेयर कीजिए। और आपको हम बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक जानकारियाँ प्राप्त करवा रहे हैं। आप लोग केवल चैनल पे जुड़े रहें, ठीक है? अच्छे से अच्छे मस्त तरीके से तैयारी करते रहें। अब हम लोगों को थकना नहीं है, क्योंकि थकना मना है, क्योंकि समय अभी है नहीं हमारे पास ज़्यादा। इसलिए अच्छे से अच्छे आप लोग जो है मार्क्स को लाने के लिए अच्छे से अच्छा तैयारी कीजिए। टाइम टेबल बना लीजिए आप लोग, टाइम टेबल बना लीजिए। रात को थोड़ा सा लेट सोइए, सुबह जल्दी उठिए, ये प्रयास करो आप लोग, ठीक है? चलो, इसी वीडियो के साथ आप लोगों से हम यही कहेंगे कि मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। मैथ भी आपको ख़त्म करवा चुके हैं, साइंस भी आपको ख़त्म करवा चुके हैं। अब कौन से वीडियो को आप लोग चाहिए, किस टॉपिक पर आप लोग प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो बता दीजिए तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो इतने ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। टेक ए स्क्रीन शॉट।